सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में, पीपीएफ के बारे में। ये पीपीएफ क्या होता है? देखो, इकोनॉमी में हमें मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है, रिसोर्सेज की कमी है, और इस कमी की वजह से सभी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जा सकता है और हमें चॉइसेस लेनी पड़ती हैं, हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, हमें डिसाइड करना पड़ता है कि किस गुड को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है और किस गुड को कम प्रोड्यूस करना है। बहुत सिंपल सी बात है ये, अपने को पता है कि इकोनॉमी में रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है, रिसोर्सेज की कमी है, और इस कमी की वजह से सभी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जा सकता है, हमें चॉइसेस लेनी पड़ती हैं। अब मान लेते हैं कि दो ऐसे गुड्स हैं जिनको प्रोड्यूस करने के लिए सेम रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है और सेम टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। दो ऐसे गुड्स हैं जिनको प्रोड्यूस करने के लिए सेम रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है, और ये जो रिसोर्सेज हैं ये फाइनाइट हैं, ये जो रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड हैं, और इनको प्रोड्यूस करने के लिए सेम टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये कांस्टेंट है, इसमें कोई बदलाव आ नहीं रहा है। अब अगर आपको ए का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपको बी का प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, बिकॉज रिसोर्सेज फाइनाइट हैं। अगर आपको बी का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको ए का प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, बिकॉज रिसोर्सेज फाइनाइट हैं। और कोई भी फर्म, कोई भी इकोनॉमी क्या चाहती है कि कम से कम वेस्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन हो जाए। भाई किसी भी गुड के प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ वेस्टेज होती है, और कोई भी फर्म क्या चाहती है कि कम से कम वेस्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन हो जाए, मतलब रिसोर्सेज जो हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाएं। ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, ये जो पीपीएफ है, ये इन दोनों गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करता है जिनको अगर प्रोड्यूस किया जाए तो कम से कम वेस्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, मतलब आपके जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे। बहुत सिंपल, पीपीएफ का मतलब एक बार फिर से देखते हैं। पीपीएफ बात करता है ऐसे दो गुड्स के बारे में जिनको प्रोड्यूस करने के लिए सेम रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है और सेम टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, और ये जो रिसोर्सेज हैं ये फाइनाइट हैं, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये कांस्टेंट है। पीपीएफ बात करता है इन दोनों प्रोडक्ट्स के ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के बारे में जिनको अगर प्रोड्यूस किया जाए तो कम से कम वेस्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, मतलब आपके जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे। पीपीएफ इलस्ट्रेट्स पॉसिबल क्वांटिटीज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑफ टू प्रोडक्ट्स इफ बोथ डिपेंड अपॉन सेम फाइनाइट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पीपीएफ क्या होता है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमें बर्गर बनाना है और हमें हॉट डॉग बनाना है, बर्गर और हॉट डॉग बनाना है, और बर्गर और हॉट डॉग को बनाने के लिए सेम रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है और सेम टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, और आपके पास में जो रिसोर्सेज हैं वो फाइनाइट हैं, वो लिमिटेड हैं, और जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो आप वो कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव आ नहीं रहा है। आपको बर्गर और हॉट डॉग बनाने हैं, आपके पास में रिसोर्सेज फाइनाइट हैं और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। आपने क्या बोला कि मैं बर्गर एक भी नहीं बनाऊंगा और पूरे रिसोर्सेज को यूज़ करके मैं 15 हॉट डॉग बनाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आपको लगा कि नहीं यार, कम से कम एक बर्गर बना लेते हैं। अब अगर आपको एक बर्गर बनाना है तो कुछ रिसोर्सेज आपको इधर ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, तो एक यूनिट हॉट डॉग जितने रिसोर्सेज आपने ट्रांसफ़र किए और एक यूनिट बर्गर बना लिया। फिर आपको लगा कि नहीं यार, एक यूनिट बर्गर और बनाते हैं, लेकिन इस बार आपको 2 यूनिट जितने जो हॉट डॉग हैं उनके रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करना पड़ा इस एक और यूनिट बर्गर को बनाने के लिए। फिर आपको लगा कि नहीं यार, एक यूनिट और बर्गर बना लेते हैं, लेकिन इस बार आपको 3 यूनिट हॉट डॉग जितने रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करना पड़ा इस एक यूनिट बर्गर को बनाने के लिए। अब आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि पहले एक यूनिट बर्गर को बनाने के लिए सिर्फ एक यूनिट हॉट डॉग जितने रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करना पड़ रहा था, फिर अगले यूनिट ऑफ बर्गर को बनाने के लिए 2 यूनिट हॉट डॉग जितने रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करना पड़ा, फिर अगले यूनिट बर्गर को बनाने के लिए 3 यूनिट हॉट डॉग जितने रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करना पड़ा। अच्छा, ये जो 1 2 3 मतलब ये एकदम सीक्वेंस में घट रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट में ये ऐसे ही सीक्वेंस में घटे,
लेकिन ये घट क्यों रहा है, मतलब आपको ज़्यादा यूनिट्स, ज़्यादा रिसोर्सेज क्यों ट्रांसफ़र करने पड़ रहे हैं इस दूसरे गुड की एक यूनिट को बनाने के लिए? ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। इसको बुलाया जाता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि बर्गर को बनाने में आपकी वेस्टेज ज़्यादा हो रही है इन कंपैरिजन टू हॉट डॉग को बनाने में। मतलब आपका जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन की एफिशिएंसी है वो बर्गर को बनाने में कम आ रही है इन कंपैरिजन टू हॉट डॉग। हॉट डॉग में आपकी जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन की एफिशिएंसी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। और ये हो सकता है कि किसी एक गुड को बनाने में आपका जो वेस्टेज है वो सिर्फ 5% का है, लेकिन किसी दूसरे गुड को बनाने के लिए आपका जो वेस्टेज है वो 15% का है। तो ये जो एक्स्ट्रा यूनिट्स जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? बिकॉज आपको इस वेस्टेज के लिए भी कंपनसेट करना पड़ रहा है। अपन बहुत सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि पीपीएफ क्या होता है? पीपीएफ या पीपीसी, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीएफ क्या होता है? पीपीएफ बात करता है दो ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जिनको बनाने के लिए सेम रिसोर्सेज और सेम टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। ये जो रिसोर्सेज हैं ये फाइनाइट हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है ये कांस्टेंट है। पीपीएफ उन कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करता है जिन कॉम्बिनेशंस को अगर प्रोड्यूस किया जाएगा इन दोनों प्रोडक्ट्स के लिए तो कम से कम वेस्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, मतलब आपके जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे। और ये जो कॉम्बिनेशंस हैं वो दिखाते हैं कि आपको कितने रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा दूसरे गुड की एक यूनिट को बनाने के लिए। मतलब ये बताते हैं कि इन दोनों गुड्स में किस गुड में कितनी रिसोर्स एफिशिएंसी है। और जब इन कॉम्बिनेशंस को ग्राफ में प्लॉट किया जाता है तो जो कर्व बनता है उसे बुलाया जाता है पीपीएफ, उसे बुलाया जाता है पीपीसी। और ये जो कर्व है ये क्या दिखाता है? ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है ये क्या दिखाता है कि इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं उनको अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे, मतलब वेस्टेज कम से कम होगी। अगर इस कर्व के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उनको आप प्रोड्यूस करोगे तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो इनएफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे, मतलब आपकी जो वेस्टेज है वो बेहद ज़्यादा होगी। बहुत सिंपल, इस कर्व के ऊपर, इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं अगर आप उनको प्रोड्यूस करोगे तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे, कम से कम वेस्टेज होगी। अगर इस कर्व के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उनको आप प्रोड्यूस करोगे तो आपके रिसोर्सेज इनएफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे, वेस्टेज आपकी ज़्यादा होगी। और इस कर्व के बाहर आप जा ही नहीं सकते हो बिकॉज आपने अपने रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज कर लिया है। इस कर्व के बाहर सिर्फ एक सिनेरियो में आप जा सकते हो और वो सिनेरियो क्या है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो गई है, टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई है, जिसकी वजह से उतने ही रिसोर्सेज को यूज़ करके आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हो। देखो, अपने को पीएचडी नहीं करनी है, अपने को बेसिक सिंपल चीज़ें समझनी है। एक तो ये समझो कि पीपीएफ क्या होता है, होपफुली पीपीएफ क्या होता है उसकी डेफिनेशन क्या है वो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा, इस कर्व का इंपॉर्टेंस समझो। ये जो पीपीएफ है, ये जो कर्व बन रहा है, इस कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं इन दोनों प्रोडक्ट्स के, उन कॉम्बिनेशंस को अगर प्रोड्यूस किया जाएगा तो आपके रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे, कम से कम वेस्टेज होगी। इस कर्व के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं अगर उनको प्रोड्यूस किया जाएगा तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो इनएफिशिएंटली यूज़ होंगे, मतलब आपकी वेस्टेज ज़्यादा होगी। और इस कर्व के बाहर आप जा ही नहीं सकते हो बिकॉज आपने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लिया है और आपकी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। लेकिन अगर आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी तो हो सकता है कि इतने ही रिसोर्सेज में आप ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर पाओ, तो ये जो कर्व है ये बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये जो स्लोप होता है ये डाउनवर्ड होता है और ये कॉनकेव शेप का होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बातचीत है। होपफुली आपको पीपीएफ समझ में आया होगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो, दबा दिया करो, मेरे बोले बिना ही दबा दिया करो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, पीपीएफ के बाद बात आती है मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में। मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो मार्केट क्या होती है?
और अपने को पता है बहुत ईजी है। मार्केट वो जगह होती है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स इंटरेक्ट करते हैं। मार्केट वो जगह होती है जहाँ पे चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है। मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड नेचर ऑफ कंपटीशन। टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और नेचर ऑफ कंपटीशन के बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको बुलाया जाता है मार्केट स्ट्रक्चर्स। बेसिकली मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, और ये जो मार्केट के स्ट्रक्चर्स हैं ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अपन एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? देखो, एक तो इमेजिन करो कि एक कोई मार्केट है जहाँ पे एक मोबाइल की शॉप है और दूसरी कचौड़ी की शॉप है। इन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन हो सकता है क्या? कोई कंपटीशन नहीं है। दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, इनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन कब हो सकता है? जब दो मोबाइल की शॉप हो। कंपटीशन कब हो सकता है? जब दो कचौड़ी की शॉप्स हों। मतलब परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट एग्जिस्ट करता है वहाँ पे जहाँ पे वेरियस सेलर्स सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो सेम आइडेंटिकल गुड को, प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी में बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो सब्जी को बेच रहे होते हैं। मतलब सबके पास में सब्जी है, सेम गुड है, आइडेंटिकल गुड है। परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट का एग्जाम्पल है फार्मर्स का मार्केट। गेहूं बिक रहे हैं, सरसों बिक रही है। अब सारे जो सेलर्स हैं वो गेहूं ही बेच रहे हैं, सारे जो सेलर्स हैं वो सरसों ही बेच रहे हैं। तो दो चीज़ें, एक तो परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में बहुत सारे सेलर्स होते हैं। अच्छा, बायर्स भी बहुत सारे होंगे या कम होंगे? बट ऑब्वियसली बात है कि बायर्स भी बहुत सारे होंगे। दूसरा, परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में सेम गुड को, आइडेंटिकल गुड को बेचा जाता है बाय द वेरियस सेलर्स। तीसरा, ये जो परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट होता है इसमें प्राइजेस को डिटरमाइन करता है मार्केट खुद। मार्केट खुद डिटरमाइन करता है प्राइजेस को। फॉर एग्जांपल, सब्जी मंडी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि सब्जी मंडी में टमाटर की सप्लाई एकदम से इंक्रीज हो गई, तो प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। अगर टमाटर की सप्लाई डिक्रीज हो गई सब्जी मंडी में तो प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। मतलब परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में प्राइजेस को मार्केट खुद डिटरमाइन करता है। ये जो परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट्स होते हैं उनमें एंट्री की और एग्जिट की फ्रीडम होती है। फॉर एग्जांपल, सब्जी मंडी है, उसमें कोई भी डकेल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्पेशल परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी को ढकेल नहीं लगानी है तो एग्जिट कर जाओ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में फ्रीडम ऑफ एंट्री होता है और फ्रीडम ऑफ एग्जिट होता है। बहुत सिंपल, परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं। दूसरा, परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में सेम गुड्स को, आइडेंटिकल गुड्स को सेल किया जाता है। तीसरा, प्राइजेस जो हैं वो मार्केट खुद डिटरमाइन करता है। चौथा, फ्रीडम ऑफ एंट्री होता है, फ्रीडम ऑफ एग्जिट होता है। लेकिन एक्चुअल में परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट्स एग्जिस्ट करते नहीं है ट्रू सेंस में। बिकॉज अगर आप सब्जी मंडी में भी जा रहे हो तो आप देखते हो कि कौन सा टमाटर बढ़िया है, कौन सा टमाटर खराब है, कौन सा टमाटर थोड़ा ज़्यादा पका हुआ है, कौन सा टमाटर थोड़ा कच्चा है, कौन सा टमाटर लाल है, कौन सा नहीं है। तो इन एसेंस आप सेम गुड नहीं खरीद रहे हो। इन एसेंस ये जो सेलर्स हैं वो एकदम सेम गुड को नहीं बेच रहे हैं, उनके गुड में कुछ ना कुछ अलग है, कुछ ना कुछ डिफरेंट है। तो इन एसेंस रियल वर्ल्ड में परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है। बट हाँ, इसका जो सबसे क्लोज एग्जाम्पल हो सकता है वो है सब्जी मंडी, वो है फार्मर्स का मार्केट। एक बार फिर से देख लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स बहुत सारे होते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स बहुत सारे होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में सेम गुड को, आइडेंटिकल प्रोडक्ट को सेल किया जाता है बाय द वेरियस सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में प्राइजेस को मार्केट खुद डिटरमाइन करता है। परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में एंट्री और एग्जिट करने का फ्रीडम होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं सब्जी मंडी और फार्मर मार्केट। दूसरा होता है, या दूसरा अपन ये पढ़ते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दूसरा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें भी लगभग सेम वैसी ही चीज़ें हैं जैसे परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में होती हैं, बस एक डिफरेंस है।
देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में खूब सारे बायर्स होते हैं और खूब सारे सेलर्स होते हैं, वही सेम चीज़ जो परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में खूब सारे बायर्स होते हैं और खूब सारे सेलर्स होते हैं। फ़र्क क्या है? यहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है, सेम प्रोडक्ट्स को नहीं बेचा जाता है। परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सिमिलर प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है, सेम प्रोडक्ट्स को नहीं बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ़ोन्स हैं। अब फ़ोन तो लावा का भी आता है, फ़ोन तो रेडमी का भी आता है, फ़ोन तो नोकिया का भी आता है और फ़ोन तो एप्पल का भी आता है। मतलब ये सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे ही मोबाइल फ़ोन हैं, लेकिन ये सेम प्रोडक्ट्स नहीं हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बायर्स बहुत सारे होते हैं, सेलर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये सेम गुड्स को सेल नहीं करते हैं, ये सिमिलर गुड्स को सेल करते हैं। और क्योंकि सिमिलर गुड्स को सेल कर रहे हैं तो इनको खूब सारा प्रमोशन करना पड़ता है, इनको खूब सारा एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। लावा को बताना पड़ता है कि उसका फ़ोन क्यों बढ़िया है, रेडमी को बताना पड़ता है कि उसके फ़ोन में क्या फ़ीचर्स हैं, एप्पल को बताना पड़ता है कि उसने क्या नया अपडेट किया है। तो ये जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट का खर्चा खूब सारा होता है। एंट्री और एग्जिट इनमें भी इजीली हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके एग्जांपल्स हैं फ़ोन्स, अपन ने देख ही लिए। कार्स हैं, दुनिया में इतनी सारी कार्स हैं। इसके एग्जांपल्स हैं होटल्स, इतने सारे होटल्स हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है? परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में एकदम आइडेंटिकल, एकदम सेम गुड को सेल किया जाता है बाय वेरियस सेलर्स, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सिमिलर प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है, एकदम आइडेंटिकल, एकदम सेम प्रोडक्ट को नहीं बेचा जाता है बाय दी वेरियस सेलर्स। फिर तीसरा है मोनोपोली मार्केट, और मोनोपोली नाम से ही क्लियर है। मोनोपोली मार्केट में एक सेलर होता है, सिर्फ एक सेलर होता है और बहुत सारे खरीदार होते हैं। सिर्फ एक सेलर होता है और बहुत सारे खरीदार होते हैं। अब मान के चलो कि सिर्फ मैं ही इकलौता टीचर हूं जो कि इकोनॉमी पढ़ाता हूं। आई एम दी ओनली टीचर जो इकोनॉमी पढ़ाता हूं। मैं इकलौता सेलर हूं और बायर्स बहुत सारे हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। मेरी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी या कम होगी? बट ऑब्वियस सी बात है, सेलर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है मोनोपोली मार्केट में। अच्छा, मैं इकलौता इकोनॉमी का टीचर हूँ तो मैं अपने हिसाब से प्राइजेस को रेगुलेट करूँगा या नहीं करूँगा? बट ऑब्वियस सी बात है, मोनोपोली मार्केट में सेलर अपने हिसाब से प्राइस को डिटरमाइन करता है और बायर को बोलता है कि खरीदना है तो इस प्राइस पे खरीद ले, वरना चला जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो मोनोपोली मार्केट्स हैं, इनमें जिन गुड्स को सेल किया जा रहा होता है उनका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है, प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है। अगर प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट होता तो लोग उस दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ करने की शुरुआत कर देते, इसके पीछे इतना नहीं भागते। अच्छा, ये जो मोनोपोली मार्केट्स होती हैं, इनको एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत होगी क्या? भाई मैं इकलौता इकोनॉमी का टीचर हूँ, लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, मेरे को एडवर्टीजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और मैं इकलौता क्यों हूँ? बिकॉज एंट्री पे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगी, बिकॉज एग्जिट करने पे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगी। हालांकि आइडियलिस्टिकली ऐसा है नहीं, इकोनॉमी के बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मोनोपोली मार्केट में सिर्फ एक सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं। और क्योंकि एक सेलर होता है तो सेलर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। सेलर अपने हिसाब से प्राइजेस को रेगुलेट करता है। जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है। मोनोपोली मार्केट में सेलर को कोई एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, और एंट्री के ऊपर और एग्जिट के ऊपर मोनोपोली मार्केट में रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है इंडियन रेलवेज़। इंडियन रेलवेज़ सिंगल सेलर है और बायर्स बहुत सारे हैं। रेलवेज़ हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने हिसाब से प्राइजेस को रेगुलेट कर सकता है, लेकिन करता नहीं है बिकॉज सरकारी है, तो वेलफेयर के बारे में भी सोचता है। ये जो रेलवेज़ है, इसका कोई भी और दूसरा क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। कोई और दूसरा ट्रांसपोर्ट का मोड ऐसा नहीं है जिसको रेलवेज़ की जगह पे यूज़ किया जा सकता है। रेलवेज़ को अपना एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और इसके मार्केट में एंट्री के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो मोनोपोली मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे एक सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं। फिर इसके बाद एक और मार्केट है, वो है ओलिगोपोली।
ओलिगोपॉली नाम से ही क्लियर है, इसमें कुछ लार्ज सेलर्स होते हैं, कुछ बड़े बड़े सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं, कुछ बड़े बड़े सेलर्स होते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ओपेक। ओपेक जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, और ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं इनको पता है, सऊदी अरेबिया वगैरह वाले जो हैं, मिडिल ईस्ट वाले, इनको पता है कि सिर्फ ऑयल हमारे यहाँ पे होता है, तो इनकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी? बट ऑब्वियसली बात है, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। ओलिगोपॉली मार्केट में कुछ बड़े बड़े सेलर्स होते हैं और बायर्स बहुत सारे होते हैं। अच्छा, ये पूरी तरीके से ऑयल के मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो प्राइजेस को अपने हिसाब से रेगुलेट करेंगे नहीं करेंगे? अपने हिसाब से करेंगे। प्रोडक्शन को अपने हिसाब से रेगुलेट करेंगे नहीं करेंगे? अपने हिसाब से करेंगे। यहाँ पे कार्टेलाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? यहाँ पे गुटबंदी की प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? बट ऑब्वियसली बात है, ये करते ही है ना। ओपेक नेशंस जो हैं वो क्या करते हैं कि गुट बना लेंगे और अपने हिसाब से ऑयल की प्राइजेस को रेगुलेट करेंगे। इनके ऊपर प्रेशर बनाना पड़ता है प्राइजेस को ठीक रखने के लिए, मार्केट के हिसाब से रखने के लिए। अगर इनको फ्रीडम मिल जाए तो ये तो नाक में दम कर दें। ये ओलिगोपॉली मार्केट है जहाँ पे कुछ लार्ज सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं। ये जितने भी ओलिगोपॉली मार्केट में लार्ज सेलर्स होते हैं, ये या तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स के सभी ऑयल बेच रहे हैं या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। ऐसा प्रोडक्ट जो कि यूनिक होता है उसको बेच रहे होते हैं। अच्छा, अगर इनमें से, इन लार्ज सेलर्स में से कोई एक सेलर भी अपने प्राइस को चेंज करेगा तो दूसरों के ऊपर ऑटोमेटिकली उसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन ओपेक नेशंस में से कोई एक नेशन बोले कि मैं तो ऑयल सस्ता दूंगा, तो पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो उस एक नेशन से ऑयल को खरीदने के लिए पहुंच जाएंगे, बाकी को कोई पूछेगा भी नहीं। तो अगर कोई एक लार्ज सेलर अपने प्राइजेस को चेंज करता है तो उसका इम्पैक्ट सभी दूसरे सेलर्स पे पड़ता है। और ये जो ओलिगोपॉली मार्केट होती है, इसमें डिमांड कर्व अनसर्टेन होता है। पता नहीं होता है कि डिमांड कर्व किस तरीके से फ्लक्चुएट करेगा विद द चेंजेस इन प्राइजेस। बहुत सिंपल, इसका एक एग्जांपल सीमेंट भी हो सकता है। सीमेंट की इंडस्ट्री है, उसमें कुछ लार्ज सेलर्स होते हैं, दो चार नाम आपने सुने होंगे, अंबुजा वगैरह। लार्ज सेलर्स होते हैं, खरीदार सारे लोग होते हैं। ये सभी आइडेंटिकल प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं या कुछ यूनिक प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। अगर कोई एक सीमेंट का ओनर फर्म जो है वो अपने प्राइजेस को चेंज करेगी तो बाकी पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर अंबुजा अपने सीमेंट को सस्ता कर देगा तो लोग सब अंबुजा सीमेंट को खरीदेंगे, बाकी को नहीं खरीदेंगे। डिमांड कर्व अनसर्टेन रहता है। बहुत सिंपल, ओलिगोपॉली मार्केट में याद रखो कि कुछ लार्ज सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, और ये जो लार्ज सेलर्स होते हैं ये एक तो गुटबंदी बना के रखते हैं, कार्टेलाइजेशन रखते हैं। दूसरा, ये कभी कभी अपने हिसाब से प्राइजेस को भी रेगुलेट करते हैं, प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करते हैं। जैसे सीमेंट की अपन बात कर रहे थे, तो इनके ऊपर तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत निगरानी रखती है, तो ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो ओपेक नेशंस हैं, इनके ऊपर अगर इंटरनेशनल प्रेशर कम हो जाए तो ये अपने हिसाब से ऑयल की प्रोडक्शन को घटाते हैं, बढ़ाते हैं, ताकि जो ऑयल के प्राइजेस हैं वो फ्लक्चुएट हों इनके हिसाब से। ओलिगोपॉली मार्केट। फिर होती है डुओपॉली मार्केट। एक तरीके की ओलिगोपॉली मार्केट ही होती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें पूरे मार्केट में दो फर्म्स डोमिनेंट होती हैं, जैसे जियो और एयरटेल। पूरे हमारी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसमें दो फर्म्स हैं जो कि डोमिनेंट हैं, एक का नाम है जियो और एक का नाम है एयरटेल। दो ही फर्म्स हैं जो कि बेच रही हैं, लेकिन बायर्स बहुत सारे हैं। अच्छा, बायर का बिहेवियर क्या है, बायर क्या चाहता है, उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्या जियो और एयरटेल पे? नहीं, बिकॉज इनको पता है कि भाई खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। हम अपने हिसाब से कभी भी प्राइजेस को बढ़ा सकते हैं, कभी भी प्राइजेस को घटा सकते हैं। इनके ऊपर भी सरकार का कंट्रोल होता है, अदरवाइज कभी भी प्राइस बढ़ा दें, अपन क्या कर सकते हैं? अपने को तो फ़ोन यूज़ करना ही करना है, प्रोटेस्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ओलिगोपॉली मार्केट जहाँ पे कुछ लार्ज सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं, इसी का एक टाइप है डुओपॉली। डुओपॉली में दो डोमिनेंट फर्म्स होती हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं। फिर एक होता है मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी मार्केट क्या होता है? जहाँ पे सिंगल बायर होता है और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। देखो, एक मार्केट अपन ने पढ़ी थी मोनोपॉली मार्केट, जिसमें एक सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं। लेकिन इधर है फिर मोनोप्सोनी मार्केट, जहाँ पे सिर्फ एक बायर है और बहुत सारे सेलर्स हैं। बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं और खरीदने वाला सिर्फ एक है। अगर खरीदने वाला सिर्फ एक है तो खरीदने वाला इंपॉर्टेंट होगा या बेचने वाले इंपॉर्टेंट होंगे? बट ऑब्वियसली बात है कि खरीदने वाला इंपॉर्टेंट होगा। और अब यहाँ पे खरीदने वाला प्राइजेस को रेगुलेट करेगा।
फॉर एग्जाम्पल अपन ने इस मोनोपोली वाले एग्जाम्पल में ये कहा था कि सिर्फ एक इकोनॉमी का टीचर है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बायर्स हैं। तो जो टीचर है, जो सेलर है, वो अपने हिसाब से प्राइसेस को रेगुलेट कर रहा था। लेकिन अब क्या है, बहुत सारे इकोनॉमी के टीचर्स हैं लेकिन पढ़ने वाला सिर्फ एक स्टूडेंट है। अब ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। अब ये स्टूडेंट क्या बोलेगा कि भाई कितने का दे रहे हो इकोनॉमी का कोर्स। इकोनॉमी वाले ने बोला कि मैं दे रहा हूँ 10,000 रुपये का कोर्स। इसने बोला चल चल तेरे से नहीं लेना, बगल में 5,000 में दे रहे हैं। उधर पहुंचा 5,000 वाले के पास में, उसने बोला कि हमारा 5,000 का है। इसने बोला कि नहीं, कोई तीसरा टीचर है जो सिर्फ 1,000 रुपये में पढ़ा रहा है, कोई चौथा टीचर है जो 500 रुपये में पढ़ा रहा है। तो अब ये जो बायर है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये प्राइजेस को रेगुलेट करेगा। मोनोपोली मार्केट में भी प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट होता नहीं है। अगर होता तो ये जो सेलर्स हैं वो उस प्रोडक्ट को बनाने की शुरुआत कर देते हैं। कॉमनली क्या होता है, मोनोपोली मार्केट में लो प्राइजेस होती हैं। क्यों होती हैं? बिकॉज बायर सिर्फ एक है और ये बायर जो है वो प्राइजेस को रेगुलेट कर रहा है। और कोई भी बायर क्या चाहेगा कि सस्ती से सस्ती चीज़ मिले, तो कॉमनली लो प्राइजेस होती हैं। कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट होता नहीं है प्रोडक्ट का, वो अपन ने देख लिया। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हमारे यहाँ पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का जो भी सेक्टर है उसका सिर्फ एक बायर है, वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। आप नहीं खरीदोगे तोप जाके, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदेगी। तो एक बायर है, एक बायर इंपॉर्टेंट होता है इस मोनोपोली मार्केट में। अच्छा, इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। मेरी एडवाइस ये है कि एक पेज लो, उस पेज पे इन सभी टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखो। अगर नहीं लिखोगे तो याद नहीं होगा। सुनने में ही कंफ्यूजिंग है, बोलने में ही कंफ्यूजिंग है, बिकॉज सब में वही है, बायर है, सेलर है, ये है, वो है। तो एक पेज लो और ढंग से इनको डिफ्रेंशिएट करके लिखो, 2-4 बार रिवाइज करो और इसको बाइंड अप करो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।